खबर है मैं खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, खबरें रन डाउन फिर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान एटम बम बना लेगा। वैसे तो कोई फातरुल-अक़ल कौम ही होगी दुनिया में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट नेतन्याहू और इसने ट्रंप ने बना दिया जो एटमी धमाका ना करें, और एटमी धमाका ईरान ने अगर कर लिया होता तो आज ईरानी अवाम पर वो विपता ना आती। बहरहाल इस पर बात करेंगे। इसराइली जो राइट विंग प्रेस है उसने पाकिस्तान को सबसे बड़ी रुकावट अपने लिए करार दे दिया और हमें इस बात की खुशी है और हम ही हैं उनके लिए रुकावट। नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाज़ों के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारा एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमने तो रास्ते भी उसके लिए खोल दिए, बल्कि हमें खुद अगर ये हिम्मत करें तो हमें पेट्रोल भी वहाँ से ख़रीदना चाहिए। बहरहाल इस पर बात करेंगे। ट्रंप का जो दौरा चीन है वो क्या तब्दीली लेके आएगा। ट्रंप नहीं लगता कि कोई मुआहिदा अपनी जेब में डाल के जाएगा, और जाहिर है चीन एक बहुत बड़े प्लेयर की तरह के एक तौर पर इमर्ज कर चुका है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और वज़ीर जो है हुकूमती वो खुल के कह रहे हैं जी टैक्स खुद नहीं, यानी FBI जो है वो श्रीलंका के अंडर है कि मतलब है कि जी टैक्स नहीं देते लोग तो इसलिए हम आपकी कीमतें बढ़ा के आपका बुरकस निकालेंगे। माशाल्लाह इस पर बात करेंगे। रूस से सस्ता तेल लेने पर गौर ही चल रहा है, सब कई मुल्क ले रहे हैं। 50,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी होने के बावजूद हम 34,000 अरब की अदायगी हम कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो तो हम लुट रहे हैं और वो कोई उसका पूछने वाला नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट में जो खिलवाड़ और जो मुजरिमाना ये जुर्म ही है इस मुल्क के अवाम के खिलाफ। इस पर बात करेंगे। 28वीं तरमीम के बाद क्या यूँ लगता है कि एक सियासी बकरीद की आमद है। ये जो एक तरफ से क्राइसिस आ रहा है जो 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 फूड का क्राइसिस है जिस पे हमने बात की, और आज PM साहब ने एक मीटिंग भी फरमाई है इस ज़िमन में। और अभी ये क्राइसिस आना है इसका यूरिया तो खैर हम सारा बनाते हैं खुद ही, मगर कुछ खादें ऐसी हैं जो हम सारी की सारी इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतों के हवाले से और तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कुर्बानी बकरों की देनी पड़ेगी, और जो असल जो मालिक मकान है शायद वो खुद उन्हें आना पड़े किराएदारों को फारग करके। जी मियाँ साहब, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला गुल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हजूर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, अब मुझे ये आप बताएं कि एटम बम ना बनाना, 250 या 200 जितने मुल्क हैं दुनिया में हमाकत ही करेंगे ना बना के, जो दुनिया वजह कर दी है नेतन्याहू साहब ने। और पता नहीं है नेतन्याहू ट्रंप साहब के अफसर हैं या वो इनके अफसर हैं, कौन किसको जवाबदेह होता है ये भी हम आपसे पूछेंगे। तो डोंट यू थिंक कि नाउ एटम बॉम्ब जो है वो हर मुल्क की ताफ़ी वाहिद कुंजी रह गया है इन हजरात की वजह से, और क्या ईरान ये इस समत में बढ़ेगा? जनाब गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आपने बिल्कुल वही बात कही जो हमने जंग के अवाइल में शुरू में ये बात कही थी कि अब तो दुनिया का हर मुल्क एटम बम बनाना अपने लिए इंतहाई अहमियत का हामिल समझेगा। और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कर दी, यानी कि आप वेनेजुएला को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें, आप यहाँ ईरान को देख लें, कोई बात नहीं थी, मुआहदा हो चुका था, न्यूक्लियर अफसूदगी का मुआहदा हो चुका था, 2025 में भी हो चुका था, 15 में भी हो चुका था। उसके बावजूद ईरान के ऊपर हर किस्म की पाबंदियां भी लगाई गई, अपने तमाम जो मुआहदात थे उनसे जो है वो मुनहरफ हो गए। यानी कि एक दास्तान है जुल्म की, ज्यादती की और मेरे ख्याल में एकतरफा पॉलिसी की। और फिर आप देखें कि ईरान के ऊपर पाबंदी है, इसराइल को इजाजत है। सबसे ज्यादा दुनिया को नुकसान जो पहुंचा रहा है वो तो इसराइल पहुंचा रहा है और अमेरिका पहुंचा रहा है। दुनिया को तो ईरान की वजह से तो नुकसान नहीं हुआ। आप नए हुर्मुज की बंदिश तो अब अमेरिका ने की हुई है ना, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब तो खुलवा आए थे। तो फिर दुनिया को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? कौन है जो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है? कौन है जो कनाडा को अपना सूबा बनाना चाहता है? कौन है जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, अखंड भारत बनाना चाहता है? तो ये तो ईरान नहीं चाहता, ना पाकिस्तान चाहता है, ना कोई और मुल्क चाहता है, ना चीन चाहता है कि वो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे। ये तो अमेरिका चाहता है ना जनाब, ये तो सीधी सी बात है। जी जी मियाँ साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल अमेरिका ये चाहता है, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही गंभीर खबरें हैं, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका दोबारा हमला करे। आज ये खबर आ रही है कि सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में कौमी सलामती का इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें
जेडी वैंस होंगे, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो होंगे, वज़ीर जंग पीट एग्जिट होंगे और CIA के डायरेक्टर होंगे वहाँ पर, और इसके अलावा खसूसी एलची जो हैं वेटकॉफ वो भी होंगे और आला फौजी हुकाम भी होंगे। और उसमें डिस्कस क्या किया जाएगा? डिस्कस ये नहीं किया जाएगा कि जो ईरान के साथ मुज़ाकरात क्या होने हैं या उनके जो तजावीज़ आई हैं उन पर गौर किया जाएगा, बल्कि ये डिस्कस किया जाएगा कि जो इजराइल ने मशवरा दिया है कि यूरेनियम छीनी जाए, ईरान से यूरेनियम जो है वो छीन ली जाए और इसके हवाले से एक ऑपरेशन किया जाए, खसूसी ऑपरेशन किया जाए। ये वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि आबनाए हरमूज जो है वो उसको खुलवाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाए। और ये भी डिस्कस किया जाएगा कि अहदाफ जो हैं जो लॉक किए हुए हैं ईरान के, उस पर जो है वो ज़बरदस्त बमबारी की जाए और एक ही दिन में जो कि सदर ट्रंप कहते हैं कि उनकी फौजी कुव्वत जो रह गई है उसको ख़त्म किया जाए। सर, अगर अमेरिका हमला करता है या टारगेटेड ऑपरेशन करता है या वेनेजुएला की तरह जो है वो इस तरह जो है ऑपरेशन करता है, तो क्या जदीद टेक्नोलॉजी से वो ऑपरेशन कर पाएगा और जो ईरान है वो आगे से इसका मुकाबला कर लेगा? और ईरान ने कहा है कि हम एटम बम बना लेंगे अगर हम पर हमला किया, और ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो 1 हफ्ते के दूरी पर है, तो क्या फिर ईरान बम धमाके भी कर सकता है? मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जो आप बात कर रहे थे मुझे उस टाइम पे मुस्कुराहट आ रही थी कि नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये 4 दिनों में इन्होंने नई टेक्नोलॉजी बना ली है। जो पहले ये जो 40 दिन वहां करते रहे हैं, मैं दूसरे लफ्जों में गंद ही घोलते रहे हैं, उसके अंदर इनकी टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई थी? अब ये जो आएंगे, क्या ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, यानी कि आयरन डोम के मुकाबले में कोई नया आ गया है टेक्नोलॉजी, थॉड मिसाइल से बदतर कोई मिसाइल आ गए हैं? वो 4 जो उन्होंने डार्क ईगल जो रखे में हैं अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, टोटल 4 उसकी या 8 तादाद बताई जा रही है, उससे ये मार्का सर कर लेंगे। तो ये बातें जो मेरे ख्याल में, और अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है, ये क्या जब जंग शुरू हुई थी तो उस टाइम पे बुलाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने? ये अब जो बुला रहे हैं, इनको किस लिए बुला रहे हैं? उसकी वजह यह है, आज की एक और न्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसको इसके साथ मिला के पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक, इजराइल ने कहा है कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। सलाम है पाकिस्तान को जनाब, जिसकी वजह से यकजान 2 गालिब मुमालिक जो हैं वो आपस में उनके सिफारती ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये अगर आपको तकलीफ है तो इंशाल्लाह होती रहेगी। दूसरी जानिब जो है वो आप CBS न्यूज की खबर पढ़ लें, जो यहूदी चलाते हैं और उसका मालिक यहूदी है। अब इंटरेस्टिंगली वो ये कह रहा है कि वो एयरफोर्स का जहाज नूर खान बेस आ गए हैं, जिसको अमेरिका ने कई दफा खत्म कर चुका है। ईरान की एयरफोर्स तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैंने खत्म कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उसके बाद उसी एयरफोर्स के जहाज और कहीं नहीं, वो इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस आए। ओ भाई, नूर खान एयरबेस पे तो जब जेडी वैंस का जहाज आया, लोगों ने उसकी भी वीडियो बना ली, लोगों ने हर चीज की जो है वो वीडियो बना ली। ये जहाज आए, इनका किसी को पता ही नहीं चला। अब्दुल्ला गुल साहब, यही मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा ताकि इस जो गहरी साजिश है, सर अब्दुल्ला गुल साहब, यही मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो आपने अभी बयान कर दिया। इसको मैं तफसील से आपसे जो है रहनुमाई चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कहीं गहरी साजिश ही नहीं है कि आज ही ये खबर आती है कि नूर खान एयरबेस पर जो है वो ईरानी जहाज वहां पर खड़े हैं। फिर इसके अलावा जो है वो जो नेतान्याहू हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान चालाकी कर रहा है, अमेरिका को जो इजराइल के साथ लड़ा रहा है। फिर ये खबर आती है कि वहां पर जो है वो ये भी जैसे ये खबर आई कि मोदी ने कल जो है वो ऐलान किया कि आप कल जो है वो जो भारतीय हैं वो अपनी किफायत जारी करें। मुझे तो सर लगता है कि ये गहरी साजिश पाकिस्तान के और खित्ते के खिलाफ हो रही है, जो इजराइल भारत मिलकर कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा होने जा रहा है, क्योंकि इराक के अंदर जो खुफिया एयरबेस से हमले किए जाते थे अरब मुल्कों पे, वो ईरान उसके लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था, यूएई भी इस हमलों में शामिल रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकईतन एक गहरी साजिश का एक और आगाज हो गया है? देखिए सर, मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह क्या कहते थे, काजी साहब के साथ तो बड़ा उनका प्यार था, वो कहते थे 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान असल निशाना है। अब ये बात क्लियर हो रही है, आपके सामने हो रहा है
कि किस तरीके से भारत के साथ दिफाई मुआहदा अमेरिका करता है 10 साला, उनके ऊपर ट्रेड टैरिफ कम करके 18% करता है, हमारे पास 19% रखता है, अफगानिस्तान में असला $7.2 बिलियन का छोड़ जाता है, दूसरी तरफ F-15 पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जो 4 जहाज जाते हैं उनको वो वहां तबाह कर देता है कि हम असला नहीं छोड़ के जाते। अब ये सारी बातें आप देखें, अब जो तुलसी गैबर्ट बैठेंगी वो भी आपको पता है एक कन्वर्टी हिंदू हैं जो CIA की डायरेक्टर हैं इस टाइम पे। इसी तरीके से पीट हेग्डेट के मुतालिक तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि वो इसराइल का नुमाइंदा है। जो स्टीव विटकॉफ है आपको मालूम है कि वो तो कारोबारी आदमी है। हाँ, JD वेंस तो आपको मालूम है कि उन्होंने जंग को ओके नहीं करना, ये बात तो हमें अंदाजा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात नजर आ रही है, इसके दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों, ये जो बात की जा रही है CBS न्यूज की, CBS न्यूज मुझे लगता है गोदी मीडिया से जो है ना इम्प्रेस हो गया है। अमेरिका में भी गोदी मीडिया पहुंच गया और वो जो वहां उल्टी सीधी जो बातें हैं ना वो छोड़ना शुरू कर चुके हैं। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, ये क्यों किया गया? इस वजह से कि जहां एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिक्योरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ये शक पड़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं चाइना जाते हुए या चाइना से वापसी के ऊपर चाइनीज का मूड भांपते हुए वो पाकिस्तान रुक जाएं और मुआहदा जिस तरह से माजी में वो करते आए हैं, जिस तरह से वो सोमालिया से भागे, एकदम जो कट एंड रन पॉलिसी, और कट एंड रन पॉलिसी अफगानिस्तान में और कट एंड रन पॉलिसी उससे पहले वियतनाम में, तो वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये कट एंड रन पॉलिसी अपना लेगा। इसकी बुनियाद पर हिंदू और यहूदी दोनों जो है वो तनहा रह जाएंगे खित्ते के अंदर। ये तो एक बात है। इसका दूसरा पहलू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जा रहे हैं, वो चाइना का मूड देखेंगे कि चाइना किस हद तक ईरान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले एक विजिट हुआ अब्बास इराक्ची का और अब्बास इराक्ची ने वहां मेरी इतलात के मुताबिक ये उनको बताया कि आप जो है वो अपना तेल सिक्योर करें और अपने शिप भिजवा दें ताकि वो तेल आपको तरसीलात जारी रहे, जो तकरीबन चाइना की 14% जरूरियात को पूरी करती है और ईरान का 90% तेल की प्रोडक्शन करती है। इससे ईरान को फायदा ये होगा कि उसकी तेल की प्रोडक्शन जारी रहेगी और चाइना जो है वो चुप चुपाते हुए अपनी चीजें लेता चला जाएगा। अब जो इसके अंदर फ्रांस और बरतानिया का किरदार है, फ्रांस और बरतानिया ने 30 ममालिक के अखट के साथ जब बात की थी, जो 22 अप्रैल को उनकी हुई थी वहां बरतानिया के अंदर इंग्लैंड में, तो वहां ये बात हुई थी कि हम जो है वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर जो है वो ईरान और अमेरिका आपस में सिफारती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए आबनाए हुर्मुज के मामले को सुलझाएं, और अगर उसके बाद किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है यूरोप की, वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, कवर प्रोवाइड करेगी सिर्फ उस जहाज को जिसके ऊपर हमला हुआ, ना कि वो बढ़कर ईरान के ऊपर या किसी और के ऊपर हमला करेगी। इसी वजह से ईरान ने अभी फ्रांस और बरतानिया को बाकायदा धमकी भी दे दी है, बता दिया है कि जनाब अगर आप करोगे, धमकी तो मैं लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन की बात करूंगा। उन्होंने अपना एक सोच बता दी है। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, न्यूक्लियर तो वो आप बनाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, काजी साहब ने भी ये फरमाया था, मैं भी ये समझ रहा हूं कि अब वो 90% न्यूक्लियर अफसूदगी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वेपन ग्रेड की तरफ वो जा रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज रोज का ड्रामा, जब तक कि इनको बम नहीं बजेगा तब तक ये जो है ना ये रोजाना का अच्छा गुल साहब, एक मैं और आपसे आपका एक और मैं तवज्जो चाहूंगा। एक कंस्पिरेसी थ्योरी और भी है, अमेरिका बुरी तरह ब्लीड हो रहा है और हम जानते हैं कि अमेरिका के जवाल की निशानियां, जिस तरह आपने अपने वालिद मोहतरम का जिक्र किया, तो तब से हम देख रहे हैं और जाहिर है एक जवाल तो नज़र। अब तो वो लोग भी जो इसे बड़ा ओमनीपोटेंट और पता नहीं क्या समझते थे, अब वो भी मुंह छुपाए फिरते हैं। अमेरिका बहादुर की जो हम देख रहे हैं एक डिक्लाइन, तो क्या वो रशिया और चीन चाहेगा कि ये, क्योंकि चीन तो बड़ा मुस्तहकम है, उसके पास 1 साल के बताया जाता है 6 महीने से 1 साल का तेल उसके पास मौजूद है, लेकिन अमेरिका बुरी तरह से ब्लीड हो रहा है और वहाँ पे एक सियासी हलचल भी मच सकती है, जितना $7 पे उनका पेट्रोल चला गया है। या लगता है कि ये दौरे के बाद आबनाए हुर्मुज खुल जाएगी और जो आपने रन एंड कट वाली बात की है, इसका ज़्यादा लाइकलीहुड है?
देखिए काली साहब, बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, क्योंकि अगर चाइना ने यहाँ कमज़ोरी दिखाई, बेशक क्यों उनके पास रिज़र्व्स हैं, बेशक क्यों वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब शैंगली पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर उन्होंने जो चाइना की टी पॉट ये रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऊपर जब अमेरिकन ने पाबंदी लगाई, 4 के ऊपर पहले पाबंदी लगाई, फिर शैंगली के ऊपर लगाई, चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम जो अब युआन के अंदर ट्रेड करेंगे, डॉलर को खत्म कर देंगे अगर तुमने ये काम किया। दूसरी चीज जो है, हम तुम्हारे साथ जो है फिर जो स्विफ्ट कोड है, जो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम है, उससे चाइनीज बैंकिंग सिस्टम जो CIPS कहलाता है गालिबन, उसके ऊपर हम चले जाएंगे। अब ये चीज जो थी, ये डॉलर के लिए बजाते खुद एक जहर कातिल है मेरे ख्याल में, और ये मेरे ख्याल में प्रीमेच्योरली अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए चाइनीज भी अमेरिकन का मूड देखेंगे और अमेरिकन भी चाइनीज का मूड देखेंगे। मेरा ख्याल है कि मूड जो है वो ज्यादा चाइना का काउंट होगा। अमेरिका का तो आपको पता है, वो तो धमकी अपने मुलाजिम को भी देता है कि सुबह जो है नाश्ता अगर तूने ना दिया अब्दुल्ला तो गुल मैं साहब, तेरे अगर ऊपर हमला है वो होता है जो टॉमहॉक कि में जिसका सही मार तासरात दूंगा। जो है, जिसका इम्कान बताया जा रहा है, अब्दुल्ला गुल साहब। जी जी मियां सर, साहब। इस जी एक सॉरी तासर सर। तो बड़ा आम हो चुका है और बड़ा गहरा तासर है कि अब दोबारा जो है वो हमला हो सकता है ईरान पर। अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो ये खबर आ रही है कि ईरान जो है वो आगे बढ़कर जजीरों पर, खलीज के जजीरों पर कब्जा कर लेगा। जो कुवैत का नाम लिया जा रहा है कि कुवैत के जजीरों पर कब्जा करेगा, यूएई के जजीरों पर कब्जा करेगा। यूएई में तो ये खबर आ रही है कि वहां पर इजरायली मौजूदगी वहां पर है और वहां आयरन डोम जो है दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया है। क्या हमले की सूरत में ईरान एडवांस कर सकता है या इस तरह के जो है वो कब्जा करने के लिए आगे पेशकदमी कर सकता है? मियां साहब, आयरन डोम तो पहले भी वो 15वीं बैटरी वहीं लगी हुई थी ना। 14 जो है वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो 15वीं तो यूएई में लगी थी। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, बच गया था फिर उनके आयरन डोम से, उनके थॉड मिसाइल से, पेट्रियट से? वो अमेरिकन एम्बेसी बिल्कुल। तक तो बच नहीं सकी थी दुबई के अंदर, उसको धुआं बना के रख दिया था उन्होंने। और फिर ये अगर कर भी लें, दुनिया में क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम? ये कोई नया उन्होंने सिस्टम ले आए हैं जो इस टाइम पे प्रोटेक्शन दे देंगे। जो पहले 40 दिन वो नैले फिरते रहे हैं ना, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। और आज जो वो अगर ये करने चले हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं नहीं कह रहा कि वो जजीरों पे कब्जा कर सकता है या नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक को इस टाइम पे उनकी पोजीशन कब्जा करने की है, लेकिन वो गल्फ ममालिक का जीना हराम कर देंगे। और अब जो मामलात होंगे वो शहरी निशाने पे होंगे, और उनकी जो की इंस्टॉलेशन हैं जिसके अंदर ईरान ने वादे किया था कि अरब महलात नहीं बचेंगे। अरब महलात ना बचने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। क्या गुल साहब, ये आपने दुरुस्त UAE फरमाया। या दीगर आपने ममालिक यानी चांस लेने की पोजीशन में है? जिस जिस जो आप निशानदेही कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जब ईरान पर हमला होगा तो उसके सारे उसको भी लेज उसके जो हैं वो सारे टारगेट्स हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर। हमारे साथ थे अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ये भी देखते हैं कि बकरीद की आमद तो है, कुछ लोग वैसे ही कह रहे हैं ये इसमें कुछ है, कुछ थोड़ा मीठ है इसमें कि कुछ सियासी बकरीद की भी आमद है। 28वीं 29वीं तरमीम की बात हो रही है, फिर एक बहुत बड़ा माशी बुरान दुनिया से टकरा रहा है, तो जाहिर है इसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ और मारूफ एंकर जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। भट्ट साहब, कुछ एक सरगोशियों का आप जिक्र ब्रेक में कर रहे थे, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं 29वीं तरमीम भी आ रही है। फिर इशारतन लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अब ये किराएदारों से घर खाली कराने का वक्त आ गया है। तो ये इसमें कितनी सदाकत है और कितनी हकीकत है? 28वीं 29वीं तरमीम में कुछ लगता है इनकी कोई रिजर्वेशन भी हैं। हमारा जो भी सियासत का माशाल्लाह थोड़ा बहुत रह गया सिलसिला, तो क्या अंदर की कहानी क्या है? इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम काजी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में वफाकी बजट जो है वो जून के दूसरे हफ्ते में हमेशा पेश होता है। पिछले माली साल का बजट भी देख लें, 10 जून को पेश हुआ था, और अब 2026-27 का जो बजट है वो मुमकिना तौर पर 8 जून को पेश हो रहा है। अब एक तो तारीख आप रख लें, 1-8 जून।
8 जून जो है वो बड़ी अहम होगी अगले महीने की, तकरीबन कितनी एक माह रह गया ना बीच में। अच्छा, हो सकता है कि ये किबला मोहतरम शहबाज शरीफ का ये मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट भी साबित हो सकता है। अच्छा, क्यों? दूसरा बजट जो है, आपको दूसरे बजट पर जाने से पहले अगले जून में जाने से पहले आपको फरवरी देखना होगा, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में अगर जरा आप गौर करें तो 2.5 साल की जो हुकूमत है वो पूरी मुकम्मल हो जाएगी। और जो लड़ाई है ना काजी साहब, वो सीधी और साफ यही है। लड़ाई ये है काजी साहब कि 2.5 साल तेरे ते 2.5 साल मेरे। ये मुआहदा मैं आपको रिटन ऑन द वॉल तहरीरी तौर पर हुआ है, और ये मुआहदा किबला मोहतरम काजी साहब बिलावल साहब की भुट्टो की जेब में है। अच्छा, लिखा हुआ मुआहदा उनके पास मौजूद है। अब सवाल ये है, आप बिलावल भुट्टो की अगर गौर करें कि उसकी जेब को देखें, वो मुआहदे को देखें, मिसाक जमहूरियत को देखें। जब लंदन में हुआ था मैं तब भी वहाँ था, वो भी मुआहदा मेरे सामने हुआ था, और ये भी मुआहदा ऐसे ही है जैसे काजी सईद साहब ने खुद पढ़ा है। अब बात सिर्फ ये है कि इस मौके पर जब 2.5 साल गुजर गए तो फिर लेकिन भट्ट साहब मसला यह है कि मुआहिदा तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। चेयरमैन सेनेट भट्ट साहब, जी प्लीज भट्ट साहब, मुआहिदा तो इसमें कोई शक नहीं कि है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी हमारी एक गुफ्तगू में उनके साथ एक नशिस्त थी, उसमें भी वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि मुआहिदा हुआ है, तहरीरी मुआहिदा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान। ये 2.5 साल वाला जो फार्मूला है इसकी भी बड़ी गूंज पहले भी उठती रही, अब भी उठ रही है। तो फिर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर आजम बन रहे हैं या डिप्टी वजीर आजम बन रहे हैं, और क्या फिर जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत बनाएगी और काबीना में बैठेगी और नून लीग जो है वो बाहर निकलेगी, या दोनों मिलकर करेंगे काम? देखिए मोहतरम मियां शाही साहब, बात सिर्फ इतनी है, आपने मेहरबानी की है, ये बहुत सारे लोगों को पता है कि 2.5 साल का मुआहदा बहुत सारे लोगों ने मिल समेत खाकसार समेत लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। लेकिन बात यह मुल्की मफाद में हम इतनी खुल के बात नहीं करना चाहते। अगर बात आप फरमा रहे हैं कि 2.5 साल के मुआहदे की है, आप भी सेकंड कर रहे हैं मेरे को, तो फिर बात यह है आपका आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर समेत, चेयरमैन सेनेट समेत, ओ भाई इतनी चीजें ली हुई हैं। अब आपको पीपल्स पार्टी डू मोर कह रही है, और दो किसी ने ये सोचा नहीं था। आप याद करें ना वो फिक्रा जब पीपल्स पार्टी को वजारतों की ऑफर हुई थी, उस वक्त वजारतें इसलिए नहीं ली गई थी कि ये तो शहबाज से चलनी नहीं हुकूमत। किसी को क्या अंदाजा था कि फील्ड मार्शल सैयद साहब बादशाह की इतनी दोस्ती हो जाएगी शहबाज साहब के साथ, और आप सफारती सतह पर जंगी महाज पर इस तरह विन कर लेंगे। उस वक्त तो ख्याल नहीं था ना, उस वक्त यही था कि जी 2.5 साल आप जरा अपना गेम खेल ले। लेकिन भट्ट साहब और क्या लेने चाह रही है पीपल्स पार्टी? जरदारी भट्ट साहब जरदारी साहब और क्या लेना चाह रहे हैं? किस डू मोर की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने साहबजादे को वजीर आजम बनवाना चाह रहे हैं, या और इसके बदले क्या वो 28वीं तरमीम पर जो है वो मुतफिक हो जाएंगे? क्योंकि अभी जो शोर है 28वीं तरमीम का है। मोहतरम मियां शाहिद साहब, 28वीं तरमीम वो क्यों मंजूर करेंगे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में वजीर आला पंजाब बना लिया ना? अब आसिफ जरदारी साहब अपने बेटे को वजारत उस्मा पे क्यों ना बैठाएं? उनका हक है। लेकिन सूरत हाल चेंज हो चुकी है। जो आइडियल कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का समीउल्लाह कलीमुल्लाह का बन चुका है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब का और शहबाज साहब का। देखिए शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अगर अवाम में कल को जाना है, सफारती महाज पर, जंगी महाज पर मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहा हूं। अब मैंने मौशियत उठानी है। अगर मैंने मौशियत उठानी है तो फिर मुझे मौका 2.5 साल का मजीद दिया जाए, जो कि रिटर्न ऑन द वॉल उनके पास तहरीरी तौर पर जो मुआहदा है उसके मुताबिक तो नहीं है ना काजी साहब। लेकिन 2.5 साल मिलेंगे तो मैं आपको मौशियत खड़ी करके दे सकता हूं। मुझे मेरी मर्जी की तब्दीलियां दी जाए। 40 साल से मैशत को जो है वो लम्या पा लिया इन्होंने, वो तो हम इनको जानते हैं। भट्ट साहब इन्होंने जो करना है हमें उसका अंदाज़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी खुशकिस्मती होगी शहबाज शरीफ साहब की कि एक बहुत बड़ा माशी बुरान जो बढ़ रहा है, कल जिस तरह हमने हफीज़ पाशा साहब से बात की थी कि ये नीवे नीवे होकर निकल जाएं, तो मेरे ख्याल में मलबा सारा तो पीपल्स पार्टी पे आ जाएगा जो भी हुकूमत अगली लेता है। क्योंकि आप बिजली की कीमतें देख लें, अभी पेट्रोल की कीमतें आएंगी, अभी आपकी खाद की कीमतें ऊपर जाएंगी, इसके साथ साथ क्योंकि बड़ा जल्दी में ये क्राइसिस अमेरिका ईरान वाला जाता नज़र नहीं आता, तो ऐसे फिर लत रास आ जाएगी। किबला मोहतरम काजी साहब, मैं कंबल को छोड़ता हूँ, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। अब जो कॉम्बिनेशन बन गया है, जो इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह ट्रंप साहब शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं और हमारे सैयद बादशाह का नाम ले रहे हैं, ये पहले हमने और आपने तो कभी नहीं सुना ना। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब 2.5 साल मजीद चाहते हैं इसी
हुकूमत में रहना चाहते हैं। और ये है असल लड़ाई। एक दो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रौफ क्लासरा साहब भी आपके दोस्त हैं, मुनीब भी आपका दोस्त है, इन्होंने भी स्टोरी दी है। लेकिन ये $1 मिलियन ये है कि क्या वो उनको मिलेंगे, उनको 2.5 साल जो है वो मिल रहे हैं। जी दोबारा बोलिएगा मियां साहब। भट्ट साहब सवाल जो है वो ये है कि क्या भट्ट साहब सवाल ये है कि उनको 2.5 साल मिलेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे, वजीर आजम ये पहले होंगे जो 5 साल मुकम्मल करेंगे, या उसी तरह जब पहले हुकूमतें थी 2 साल 3 साल 3.25 साल? देखिए किबला मियां साहब, ये एहसाब की जंग शुरू हो गई है। मैंने 2 डेटें दे दी हैं, एक तो बजट की 8 जून की और दूसरी फरवरी, पहला वीक ऑफ फेब जो है उसमें 2.5 साल मुकम्मल होने हैं। अब इस लड़ाई में कौन जीता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यहाँ एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाँ, अगर आसफ जरदारी साहब को डू मोर देना है तो फिर क्या दिया जा सकता है, इसमें निगोशिएशन हो सकती है, बहुत सी ऑप्शन खुली हैं। आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। नहीं, अच्छा, कोई नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों को सुना है कि कोई, लेकिन भट्ट साहब यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, बजट तो आना है 8 जून को, इसमें कोई शक नहीं, 8 जून को आ जाए, 6 जून को आ जाए, और ये कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम इससे पहले जो है वो पास होगी। अगर 28वीं तरमीम पास होती है तो उसमें तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही पहले कि 18वीं तरमीम जो है उसको रिवर्स किया जाए। उसमें पीपल्स पार्टी तो इतराज़ात कर रही है कि सूबों के इख्तियारात कम ना किया जाए, NFC अवार्ड को तब्दील ना किया जाए, बल्दियाती निज़ाम को जो है वो तब्दील ना किया जाए, और जो नए सूबे हैं उन पर भी जो इख्तलाफात मौजूद हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी इस पर मानेगी तो जाहिर है कुछ लेगी, कुछ बड़ा जो है वो पैकेज लेगी। वो बड़ा पैकेज फिर क्या है? अगर वो बड़ा पैकेज जो है जाहिर है हुकूमत में शेयरिंग है, हुकूमत में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने वज़रा आकर बिठा दें और जो माशी बहरान है वो उनके गले पड़ जाए, या बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाए और माशी बहरान जो है उनके गले पड़ जाए और मुस्लिम लीग नून साइड पे बैठ जाए कि ले अपना जो है हुकूमत करें। अब मसला ये है कि 28वीं तरमीम क्या पास होगी? अगर वो पास होगी तो किस शराइत पर होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिलहाल तो नहीं मान रही। किबला मोहतरम मियां साहब, 28वीं तरमीम ने पास होना है, ये नवश्ता दीवार है, इसने तो नहीं रुकना। हाँ, ये देखना है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाता है और लिया पिस्टल का जाता है DC से। ये काजी साहब को इन सारी बातों का पता है। बड़ी डिमांड पीपल्स पार्टी कर रही है, और हो सकता है अब वो इस बात पे भी आ जाए जो 2.5 साल में वजारतों पे नहीं आई। देखे ना, इसहाक डार साहब अगर बैठे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनके पास है, वजीर खारजा का ओहदा उनके पास है, भाई उनकी सीट तो वजीर खजाना की है ना, सारी जिंदगी तो उन्होंने ये काम किया है। तो मौजूदा वजीर खजाना को घर भेज के वो खुद भी आ सकते हैं, और बिलावल साहब वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी निगोशिएशन अभी चल रही है कि किसी ना किसी बात बेल मंडेर चढ़ जाएगा। भट्ट साहब, एक खबर और भी है, अगर तो इन्होंने कोई दाएं बाएं करने की कोशिश की तो सुना है कि वो पुराना नैब भी वापस आ सकता है, और 2016 वाली जो नैब की पोजीशन थी वो भी ऊपर सर पर तलवार लटक रही है, उसका भी कोई चांस है? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये काजी साहब ट्रेन में चलना है, इसको कोई रुकावट नहीं डाल सकता, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि अब जो मुल्क है वो सिर्फ मुआशी तौर पर हम फंसे हुए हैं। सफारती तौर पर, जंगी माज पर हमने जीत लिया, हमने छाती अपनी फखर से बुलंद कर ली है, मगर जेब में पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, अवाम मर रहे हैं। बट साहब, ये अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि बड़े मियां साहब जो हैं वो रोहेल असगर साहब को भी एडजस्ट करवाना चाहते हैं? ये बिला वजह जो हैं बहू जी हैं जो वो ये है ऐसी बात नहीं। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं शायद मुसद्दका कर रहे हैं, वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि चंद दिन कबल रोहेल असगर साहब ने जितने भी मुस्लिम लीग नून के MNAs और जो बड़े अफराद शिकस्त खा गए हैं, ये जो दिल खुर्दा होकर पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास बैठकर टेलीफोन पर उन सब अफराद की उनसे बात करवाई, और मियां साहब ने कहा कि मैंने कुछ देर में उम्रे पर जाना है, शायद ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद जाना है, तो मैं वापस आकर आप सबसे फर्दन मुलाकातें करवाऊंगा। ये जो बिखरे हुए लोग थे, इनको स्कैटर्ड पीपल को अब इकट्ठे करके टास्क दिया जा रहा है रोहेल असगर साहब को कि आप नाराज खफा दोस्तों को मनाएं। अच्छा, एक खबर और दे देना मुझे, ये जो साद रफीक साहब हैं और बड़े वोकल हैं और इसकी तरह एहसन इकबाल साहब हैं, ये कुछ नालान कहा जा रहा है कि पार्टी लीडरशिप से हैं, या ये भी एक र्यूमर ही है? काजी साहब, ये मुल्क और तरह का, या पीपल्स पार्टी पेट्रियट भी बन गई थी। राव सिकंदर कितना बड़ा आदमी था, मुस्तफा खर कितना बड़ा आदमी था, साद रफीक बेचारा क्या बेचता है सर?
एहसन इकबाल अगर मुस्लिम लीग नून से जुदा हो गए तो ये फिर चौई निसार की तरह आ जाएंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून से कोई शख्स नहीं जाने वाला। ठीक है काजी साहब, ये सब ने इकट्ठे ही रहना है। हाँ, लेकिन भट्ट साहब ये इस मैं अब इशारतन बात करूंगा आपसे कि भाई ये तो जाहिर है, एक तो सारे इलेक्शन आ रहे हुए हैं, ऐसे तो कोई मजा यानी बात नहीं है। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि ये जो 28वीं 29वीं तरमीम है, ये कोई पावर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और असल मालिक मकान वापस आ जाएंगे, इस तरह की बातें भी हो रही हैं? काजी साहब, बात यह है जो आपने असल मकान वाली बात की है, मालिक मकान वाली बात की है, बात आपकी ठीक है, मालिक तो मालिक ही होता है ना। हाँ जी, मालिक। लेकिन मालिक ने इनको किराए पे नहीं दिया। मुझे तो लगता है इन्होंने को 25-30 लाख रुपए दे के ना वो गिरवी ले लिया है और गिरवी 5 साल के लिए पूरा रख लिया है। अब ये जो गिरवी है इनको जो है 5 साल की मुद्दत उन्होंने दिलानी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, सबको पता है कि मुआशियत अच्छा, अब ना भट्ट साहब मैं इस सेगमेंट को एंड करता हूँ फैज साहब के कि पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार लो पायाब जो मौज गुजर जाएगी सर से। हम तो प्लान करते रहते हैं, इंसान प्लान करते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इस बंदे नाचीज़ ने भी 1985 से लेकर अब तक किसाफत के सफ़र में कई आते जाते देखे। बहरहाल देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अंदर की खबरें दी और जो है वो जो आने वाला मंजरनामा है उसके थोड़े खदोखाल शायद वाज़े हुए होंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम आपसे बात करेंगे ये 50,000 मेगावाट और सोलर कैपेसिटी और ये बिजली का खिलवाड़, इस पर तो हम बात करते हैं, आज फिर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मियाँ साहब, अब ज़रा इस मुल्क के जो असली जो करंट अफेयर्स हैं उस पर ज़रा बात कर लें। एक तो खबर यह है कि 50,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी है, हम जितना दरामद कर चुके हैं। इससे पहले हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि सिर्फ कश्मीर में जो है 60,000 मेगावाट जो है वहाँ से हम अपने ले सकते हैं। सूरज बेशुमार है हमारे पास, विंड है, बहुत सब कुछ है। मगर ज़ाहिर है कि ये मुल्क और रियासत गुलाम है IPPs की, जिन्हें इंडिपेंडेंट यानी पावर प्रोजेक्ट्स कहा गया था। देखो ना कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं हमने। ये जो चीज़ आपको गुलाम बनाती है तो वो अवैस लगारी साहब भी आज जगह जगह पे डिफेंड करते फिरते हैं। इट इज़ आई थिंक ही हैज़ गॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हाउ कैन यू डिफेंड दीज ये मुआहदे जो हैं, इनको अगर हम खोल दें तो खुदा की कसम पता नहीं कौन कौन अंदर हो जाए। मियाँ साहब, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, इन्होंने तो मुआहदों पर अमल भी नहीं किया। मगर जाहिर है ये अब इस रियासत के मालिक हैं भाई, हम बहुत ताकतवर हैं। मियाँ साहब, तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए काजी साहब, गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। ये जो आपने पोटेंशियल बताया ये तो मैं बाद में बताता हूँ और अभी सूरत हाल ये है वो भी बताता हूँ। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जो आज कामा कमेटी के अंदर जो है वो बात की गई है, उसमें बड़ी होशरबा मालूमात दी गई हैं और उसमें बताया गया है कि IPPs को 3,400 अरब रुपया जो है वो सालाना दिया जाता है कैपेसिटी पेमेंट की मद में और जो एनर्जी अदायगियाँ हैं उसकी मद में। और यह भी बताया गया कि 36 रुपये का जो टैरिफ है उसमें 18 रुपये कैपेसिटी पेमेंट के हैं और बाकी जो है वो बिजली के हैं। इसमें 3400 अरब रुपया बिजली की कीमत क्या थी? सिर्फ जो बिजली की जो कास्ट है वो, हाँ जी बिजली मैं यही बताने लगा हूं सर, जो बिजली की कीमत है वो सिर्फ 1,000 अरब रुपया है सालाना। इसके अलावा जो 1200 अरब रुपया बल्कि से 2,000 अरब रुपया 1,800 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है सर। वो 1,800 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है और 2,000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की मद में देते हैं। 800 अरब रुपया हम जो है वो एनर्जी अदायगियों की मद में उनको देते हैं, तो उनका तो वारे न्यारे होते हैं। 3,400 अरब रुपया। जरा आसान लफ्जों में बताइएगा कि कुछ लोगों को कैपेसिटी पेमेंट का पता नहीं है कि भाई ये शुरू में जो ये लगे थे तो उसमें एक डिक्लेयर किया गया था कि इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि कुछ तो बंद भी रहे। तो हम बंद के भी पैसे दे रहे हैं और जो मुबैना सब जो शुरू में जब IPPs लगे थे, मैं बताता हूं जी प्लीज गो अहेड। जी कैसा मैं बताता हूं। जब IPPs लगे थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि तमाम जो IPPs हैं
उनके लिए जो ईंधन की खरीदारी है वो हुकूमत ने करनी है, उसको यकीनी बनाना है। अगर वो यकीनी ना बनाएगी तो कैपेसिटी पेमेंट देनी है। चले, ये तो बात हो गई। और हुकूमत जो है वो ईंधन की दस्तयाबी करती रही है, उसको जो है सप्लाई देते रहे। लेकिन हुआ क्या कि जो कैपेसिटी के लिए, जिस कैपेसिटी पर ये पावर प्लांट लगाए गए थे, वो कैपेसिटी पे वो चले नहीं आज तक। क्योंकि पावर प्लांट जो नेपरा ने कहा था, वो कहा था कि इसको ब्रांड न्यू मशीनरी होगी, वो ब्रांड न्यू मशीनरी नहीं थी। कोई 2% पे चलता है, कोई 4% पे चलता है, कोई 10% पे चलता है, इससे ऊपर जो है पावर प्लांट चलते ही नहीं है। लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट अगर कोई 2000 मेगावाट का है तो अवाम 2000 मेगावाट के जो पैसे हैं वो अदा कर रहे हैं, लेकिन अवाम को बिजली जो है वो सिर्फ 2% मिल रही है। यानी 2 मेगावाट अवाम बिजली ले रहे हैं और 2000 मेगावाट के अवाम जो है कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं। ये तो अभी तक हो रहा है। लेकिन गेम जो है, काजी साहब मैं बता रहा था कि हुकूमत के जो है वो कंट्रोल से निकल चुकी है। वो इसलिए निकल चुकी है कि जो सर्वे आ रहे हैं और बाकायदा जो सरकारी अदादोशुमार हैं उसमें बताया गया है कि इस वक्त तक जो सोलर है वो 51,000 या 50,000 मेगावाट के सोलर पैनल दरामद हो चुके हैं और 6,000 मेगावाट की नेट मीटरिंग लग चुकी है। 24,000 मेगावाट जो है ऑफ ग्रिड लोगों के ने जो है वो लगा चुके हैं। अभी जो पोटेंशियल की बात हो रही थी, 30 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है सोलर का, जो एक सिर्फ दरिया सिंध की जो बात की जाए तो 60,000 मेगावाट वहां से पैदा हो सकती है। इस वक्त वापडा जो है 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, उसकी सलाहियत है। 10,000 से 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑनलाइन है, वो 2030 तक आ जाएंगे। 21,000 मेगावाट ये बन जाएगी। आपकी जो एटमी बिजली है उसका भी जो है कैपेसिटी इस वक्त तक जो है 3,000 मेगावाट है, जो कि 5 से 6,000 मेगावाट तक जाएगी, जिसकी कीमत सिर्फ ₹1.17 है। सोलर का आपको मैंने बता दिया। जो विंड है, विंड जो है वो भी बड़ी मिकदार में लग रहा है। तो आईपीपीज की खुद ब खुद छुट्टी होने वाली है काजी साहब। और बिजली जो अभी वजीर तवानाई ने कहा कि बिजली आइंदा सस्ती होने वाली है, असल में बिजली इस तरह सस्ती होगी, कैपेसिटी पेमेंट से नहीं सस्ती होगी। क्योंकि जब बिजली के मुतबादल जराए जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बाकायदा तौर पर आ रहे हैं, तो इस तरह हुकूमत के हाथ से तो गेम बिजनेस ही निकल गया। लोग अपनी बिजली पैदा करेंगे, लोग उसको ही इस्तेमाल करेंगे। सोलर का अब जो ऑफ ग्रिड जहां पर लग रहा है वो फैक्ट्रियों में भी लग रहा है। सोलर जो है वो अपने घरों में भी ऑफ ग्रिड लग रहा है। लोगों ने ट्यूबवेल्स जो है वो ऑफ ग्रिड लगा लिए हैं। कोई नेट मीटरिंग पे नहीं जा रहा। नेट मीटरिंग का नया मुआहदा कोई नहीं कर रहा। पुराने मुआहदे जो है वो जब मुकम्मल होंगे, या मैंने यहां तक देखा है कि जो पुराने मुआहदे हैं वो भी तोड़ रहे हैं। वो भी लोग जो है जाके दरखास्त दे रहे हैं कि हमारे मुआहदे जो है वो खत्म किए जाए, हम नेट मीटरिंग में नहीं आएंगे। यही जो है वो लाले पड़े हुए हैं तकसीमकार कंपनियों को, यही लाले जो है पड़े हुए हैं एनर्जी मिनिस्ट्री को, और एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो इस मुझे क्लोज करना है मियां साहब। बात यह है, अब तक तो हर उस काविश को तहस नहस करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, इंडस्ट्रियाँ भाग गई। आइंदा ये हम इनको काबू कर सकेंगे या ये लोग जो ऊपर बैठे हैं मुसल्लत हैं, ये इनमें विल है, ये करना चाहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि ये इस सारे वारदात में ये खुद बेनिफिशरी हैं, लिहाजा इसलिए कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।